व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। आज हम लोग डिविडेंड डिविजन्स का एकदम लास्ट स्टेज में आ गए हैं, यानी कि एमएम मॉडल हम लोग आज सम्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मगर लास्ट क्लास में जब हम एमएम मॉडल का फॉर्मूला एंड उसका थ्योरी, उसका हाइपोथेसिस जब हम समझा रहे थे, तो कुछ हम अपने से एज्यूम करके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किए थे, जिससे तुम लोग को समझने में भी आसानी हो फॉर्मूला को। और उसमें भी हम लोग ये देखे थे कि फॉर्मूला में जो वैल्यू ऑफ फार्म होता है उसमें दो बैलेंस में हम लोग का, यानी कि डिविडेंड पेड करें क्या ना पेड करें, यानी कि डिविडेंड इज पेड और नॉट पेड, ये बोथ सिचुएशन में वैल्यू ऑफ फार्म का बैलेंस जो आया था, यानी कि अमाउंट, वो दोनों का सेम था। अप्रॉक्सिमेटली कुछ 20-30 रुपए का डिफरेंस था, वो हो सकता है क्योंकि 1 करोड़ समथिंग कुछ आया था, तो 1 करोड़ में समझ सकते हो कि 20-30 रुपए का कोई फर्क उतना ऐसा नहीं देखा जाता। तो आज हम लोग ज़्यादा बात नहीं करके डायरेक्टली हम लोग सम्स में स्टार्ट करते हैं, सम्स से स्टार्ट करेंगे। और जो भी सम्स करेंगे शायद हम एक ही सम्स कराना चाहते हैं आज। एक सम्स में सर के पूरा एमएम मॉडल हम लोग को समझ में आ जाएगा? हाँ भाई, पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक तो हमने लास्ट वीडियो में वो एक सम्स लेके पूरा इंफॉर्मेशन लेके हम लोग कुछ फॉर्मूला प्रेडिक्ट किए थे, हम देखे थे। आज हम लोग जो सम्स करेंगे वो बुक का सम्स है, मगर ऐसा कभी तुम लोग को फीलिंग्स नहीं आएगा कि एमएम मॉडल का आज जो हम लोग सम्स करेंगे एक तो, और उसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स होमवर्क में भी दे देंगे, मगर तुम लोग को ऐसा कभी फीलिंग्स नहीं आएगा कि सर ने जो एक सम्स कराया था उसका डिफरेंट कुछ सम्स दूसरा कोई प्रॉब्लम में मिल रहा है। यानी कि अगर हम लोग एक सवाल को भी ठीक से करते हैं तो बाकी कितना भी तुम एमएम मॉडल का सम्स कर लो, वो चाहे एमबीए लेवल का हो, वो चाहे बीबीए लेवल का हो, वो चाहे बीकॉम लेवल का हो, और वो चाहे मोस्टली कुछ सम्स सीए इंटर का, क्योंकि सीए इंटर में कुछ एडवांस सम्स भी होता है, उतना हम लोग को बीकॉम में करने का दरकार नहीं होता है। तो उसके अबाउट में अगर हम लोग देखें तो एक दो सम्स में हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीए इंटर में भी जो सम्स रहेगा उसमें इंफॉर्मेशन उतना ही रहेगा जो बीकॉम में रहता है, मगर उसमें कैलकुलेशंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, मगर फॉर्मूला तो कुछ बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एमएम जो मॉलिक्यूलर मिलर था वो दोनों मिलके जो 3 फॉर्मूला डिस्कवर किया था, वो 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बात समझ में आया होगा। तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करके डायरेक्टली सम्स में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 390, ठीक है। ओमेगा कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज 10%, मतलब हम लोग को क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देयर द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म इज वी बोल के जो इंफॉर्मेशन दिया, वी बोल के वो डिनोटेट किया है एक्चुअली 20 lakhs, यानी कि उसका अभी कैपिटल कितना है मार्केट में? 20 lakhs, और 5 शेयर्स का वैल्यू कितना है? ₹20। मतलब हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कि सर 1 लाख शेयर्स होगा। कैसे? 20 लाख को 5 शेयर से, यानी कि 20 से डिवाइडेड कर लो तो तुमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, और ये नंबर ऑफ शेयर्स इज अ एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि ये पुराना नंबर ऑफ शेयर्स है। हो सकता है कि नया नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड के हिसाब से निकालना पड़े। एज्यूम द वैल्यूज फॉर वन ब्रैकेट, वन नहीं है ये आई है एक्चुअली, ठीक है ना, हमको भी पहले बार लगा था वन, ओके, ये आई है ब्रैकेट में। न्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का आई से डिनोटेट होता है। Y इज अर्निंग, D इज डिविडेंड, मतलब तुम लोग को ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया एंड उसका ब्रैकेट में फुल फॉर्म। एट द एंड ऑफ द ईयर I मतलब इन्वेस्टमेंट इज 6,80,000। Y जिसको वो लोग यील्ड बोल रहे हैं, यील्ड एक्चुअली अर्निंग को ई से ही डिनोटेट होता है, तो सर Y से क्यों डिनोटेट किया है? क्योंकि यील्ड YIELD ये वर्ड का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, गूगल में जाके देख सकते हो। ओके, तो सर y का मतलब अर्निंग हो गया 1,50,000 एंड d इज अ डिविडेंड ₹1, 5 शेयर्स। ये सब क्या है? करेंट, मतलब पुराना जो है, जो चल रहा था अब तक। So the under MA model assumption and the payout is D does not affect it the value of firm, मतलब अगर D मतलब डिविडेंड अगर नहीं देता है, पे आउट नहीं कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ फर्म में क्या इफेक्ट करेगा वो हम लोग को निकालने के लिए बोला।
तो ये सवाल में हम लोग को ये नहीं बोला है कि मार्केट प्राइस निकाल लो, ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, सिर्फ बोला है कि वैल्यू ऑफ फर्म निकालो। मगर वैल्यू ऑफ फर्म लास्ट जो हम फॉर्मूला लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला हम समझा दिए थे उसको हम ये भी समझा दिए थे कि उसमें तुमको नंबर ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ फर्म का जो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स का वैल्यू क्या पर यूनिट तुमको वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि ये सवाल में वैल्यू ऑफ फर्म पूछ के तुमको बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली बाकी दो फॉर्मूला भी पूछ लिया है, क्योंकि बाकी दो फॉर्मूला अगर नहीं करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म भी डायरेक्ट तुम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में ट्रिक था। और दूसरी बात है कि यहाँ पर डज नॉट इफेक्ट बोला है, तो हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि डिविडेंड अगर देता है तो कितना होगा और अगर डिविडेंड नहीं दे रहा है तो क्या होगा। यानी कि ये सवाल को हम लोग दो एस्पेक्ट में डिवाइडेड करके करेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स लास्ट में जाके हम लोग को प्रूव भी हो जाएगा कि साम्स में जो वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है वो बोथ में सेम आ रहा है। चलो ओके, तो हम लोग के पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले कलेक्ट कर ले। पहला जो है वो है नंबर ऑफ शेयर्स इज N0। कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल जो है डिवाइडेड बाय शेयर्स, यानी कि 1 लाख, ठीक है ना। एक जीरो काट दो और 2 से डिवाइडेड कर दो तो 1 लाख शेयर्स। दूसरा D0 जो है, D0 नहीं होगा एक्चुअली, करंट है ना, करंट मल्टीप्लेस बोला था, सब कुछ करंट में है, तो D1 इज 1, I is 6,80,000 एंड E जिसको हम लोग यील्ड भी बोल सकते हैं 1,50,000, ठीक है ना। बस इतना ही हम लोग को इंफॉर्मेशन लगेगा। और हाँ, और एक चीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यस इज अ मेजर पार्ट, मेजर रोल प्ले करता है ये चीज। तो ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग अभी साम्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये साम्स को इसको यहां से लिख ले, ठीक है, ये मुझको इंफॉर्मेशन मिला। अब हम लोग पहले निकालेंगे डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड, ठीक है, सब केस में वही निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, इसको हम लोग P डैश से भी डिनोटेड कर सकते हैं। अच्छा, PO क्या है? PO अभी है 20, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस ऑफ 5 शेयर्स कितना है? 20, तो उसको हम लोग पुराना P0 कितना है? P0 मतलब पुराना मार्केट प्राइस है 20, इसको डिपेंड करके, इसके ऊपर डिपेंड करके हमको P1 क्या PN भी बहुत लोग बोलते हैं, डजंट मैटर डिनोटेशन से, तो वो हम लोग निकालेंगे, यानी कि न्यू मार्केट प्राइस निकालेंगे। वैसे न्यू मार्केट प्राइस का हम लोग फॉर्मूला क्या किए थे? न्यू मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग मतलब ऐसे बुकिश वाला फॉर्मूला हम नहीं बोले थे, ऐसे नॉर्मल जो कॉन्सेप्चुअल जो फॉर्मूला हम बोले थे वो ये था कि अगर P1 निकाल लो तो फॉर्मूला होना चाहिए P0, जिसको हम लोग को कैपिटलाइज करना चाहिए, यानी कि डिस्काउंटिंग करना चाहिए, और जो करने के बाद हमको D1 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना मुझको प्रॉफिट आना चाहिए, अगर हम समझाए थे कि 10 रुपये अगर हमको अर्निंग आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, उसमें से अगर डी का पार्ट 5 रुपये है तो बाकी अर्निंग कहां से आ रहा है? मार्केट प्राइस गॉन अप से, बढ़ने से। तो यही केस को हम लोग को डिविडेंड इज पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर डिविडेंड इज पेड
डिविडेंड इज पेड। तो डिविडेंड इज पेड के केस में क्या होगा, P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। तो P1 तो हमको निकालना है, सिंपल बात है। तो P0 अभी कितना है पुराना 20, तो यहाँ पर 20 लिख लो। 1 प्लस K, 1 प्लस KE का मतलब KE इक्वल्स टू 0.1 क्योंकि 10% है ना, तो यहाँ पर 0.1 कर दो माइनस D कितना था पुराना D देख लो 1। ओके, तो यहाँ पर कितना आ रहा है देख लो 21.1 माइनस 1 इज 21। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये दो पार्ट में करना है, डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड। तो हम लोग पहले लिखेंगे डिविडेंड इज पेड। तो फॉर्मूला क्या था P0, ये निकाला है P0 P1 से लिखते हैं P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। ठीक है ना, तो यहां पर P0 कितना था 20, यानी के 20 1 प्लस KE दैट इज 0.1 हम पहले लिख लिए थे माइनस D इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो अभी कैलकुलेट कर लो, तो ये 1.1 मल्टीप्लाई करोगे तो 10% बढ़े यानी कि 22 से 1 को माइनस कर दो तो ₹21 न्यू मार्केट प्राइस। ठीक है, हम जब प्रॉब्लम पढ़ रहे थे तो उसमें हम जो पिक्चर दिए थे उसके नीचे आंसर भी है, तो तुम लोग एक बार आंसर भी चेक कर सकते हो। तो देखो यही फॉर्मूला को अगर हम लोग नॉर्मल बुक का जो फॉर्मूला है उसमें अगर करते हैं तो आंसर वही आएगा। उसमें आंसर फॉर्मूला क्या है P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 बाय 1 प्लस K, यानी कि P0 कितना है 20, यानी कि P0 कितना है 20 इक्वल्स टू D कितना है 1 प्लस PI का हम लोग निकाल रहे हैं तो PI को PI ही रहने दो, 1 प्लस KE मतलब 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई करो तो ये 22 इक्वल्स टू 1 प्लस P1, देयरफॉर P1 इक्वल्स टू 21। तो ये कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला और ये बुक का फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आंसर तुम लोग का सेम आएगा। ओके, नाउ ये था डिविडेंड इज पेड। अब देखना पड़ेगा डिविडेंड इज नॉट पेड में, यहां पर करते हैं डिविडेंड इज नॉट पेड। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस KE माइनस D1। ठीक है, तो P0 20 1 प्लस KE 1 प्लस KE मतलब 1 प्लस 0.1 माइनस D क्या होगा D इज नॉट पेड मतलब D यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या होगा 22। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग को दूसरा क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स को भी हम लोग अपनी तरह से निकालेंगे और फिर फॉर्मूला में भी एक बार दिखा देंगे कि अगर ये फॉर्मूला से हम लोग करते तो आंसर वही आता। अब दूसरी बात है कि हम लोग को ये चीज को एक ही बार हम फॉर्मूला में दिखाए, ठीक है, ये चीज को हम फॉर्मूला में नहीं दिखाए तो ऑब्वियस का बात है कि ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो 22 ही आ जाएगा। चलो इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। ओके, सो
हम लोग निकालेंगे 2 नंबर पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, एंड ऑफ कोर्स इसमें भी 2 पार्ट में होगा, एक होगा डिविडेंड पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड। तो पहले हम अपने तरह से दिखा दे रहे, 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दे। डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड, ठीक है, 2 पार्ट में। सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने का रीजन क्या है, ये पहले निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब हम लोग को दरकार क्या है। इन्वेस्टमेंट है हम लोग के पास 6,80,000, ओके सर। तो 6,80,000 बोथ साइड में लिख लो, 2 केस में बना रहे एक साथ, ठीक है। इसमें से मेरा अर्निंग कितना आया सर 1.5 लाख। 1.5 लाख मतलब कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट को अगर हम लोग पूरी रख दे रहे हैं तो ऑब्वियस का बात है कि मुझको 6,80,000 रिक्वायरमेंट है, एंड जो मेरा फंड है जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम पूरा साल भर अपना बिजनेस को संभाल के जो मेरा अर्निंग आया वहां से कुछ मतलब कलेक्शंस कर ले रहे, प्रॉफिट से हम कलेक्शंस कर रहे, यानी कि मुझको 6,80,000 अगर चाहिए और 1.5 लाख मुझको मिल जा रहा है मेरे प्रॉफिट से, तो ऑब्वियस का बात है कि माइनस करके जो बचेगा वो मेरा एक्चुअल नीडेड अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट करेंगे। मुझको तो 6,80,000 नहीं चाहिए होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा वो 6,80,000 से, क्योंकि हमको 1.5 लाख तो कवर दे देगा मेरा बिजनेस का प्रॉफिट। मगर ये 6,80,000 में से जब प्रॉफिट हम लोग लेस करेंगे, यानी कि नीड रिक्वायरमेंट चाहिए हमको इन्वेस्टमेंट का, उस टाइम पे अगर हम लोग डिविडेंड दे रहे तो प्रॉफिट से डिविडेंड भी लेस होता है, यानी कि मुझको 1.5 लाख तो पूरी यूज नहीं होगा, मुझको 1.5 लाख से थोड़ा सा कम यूज होगा, ओके ना। तो देखा जाए लेस अर्निंग, मगर इस केस में क्या है, डिविडेंड इज पेड, तो अर्निंग कितना था, अर्निंग था सर 1.5 लाख, मुझको डिविडेंड कितना देना है सर 1 रुपए 5 शेयर्स में, यानी कि 1 शेयर्स में 1 रुपए, सही। तो मुझको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मेरा मार्केट में सर 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर हमको 1 रुपए करके अगर देना है तो डेफिनेटली हमको 1 लाख रुपीस ही देना है। अगर सर 2 रुपए करके होता तो 2 लाख देना पड़ता, यानी कि ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखा दो, ये 1.5 लाख है, ठीक है ना, ये 1.5 लाख है, इसमें से लेस डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट से डिविडेंड होता है, ठीक है। तुम लोग फाइनल अकाउंट करके आए होंगे। सो डिविडेंड कैसे निकालते हैं, 5 शेयर्स मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये 1 रुपए तो माइनस नहीं कर सकते, 1 रुपए तो 5 शेयर्स में, यानी कि 1 लाख। तो देखो 1.5 लाख हमने कमाए थे, मगर 1 लाख तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, तो मेरे पास नीट अर्निंग कितना बच रहा है 50,000, यानी कि ये मेरा माइनस करके जो आएगा वो 6,30,000 मुझको रिक्वायरमेंट है, जहां पर 6,80,000 हमको चाहिए था, वहां से हमको 50,000 तो मिल जा रहा है। वैसे मुझको 1.5 लाख मिला था, मगर और कम हो गया बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू डिविडेंड। सो डेफिनेटली मुझको 6,30,000 अभी रिक्वायरमेंट है, तो ये मेरा नीट रिक्वायरमेंट है, सही, ठीक। और इस केस में तो डिविडेंड इज नॉट पेड, यानी कि पूरी अर्निंग लेस कर सकते हैं, डिविडेंड का कोई दरकार नहीं है, डी इज 0, तो डेफिनेटली हमको 1 into 0 1 लाख into 0 दैट वुड बी 0, तो
तो 1.5 लाख से 0 को माइनस करो तो पूरा पूरी 1.5 लाख हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपना फंड के लिए। तो यहाँ पर कितना मुझको दरकार हुआ, 5,30,000 सही, यानी कि यहाँ पर हुआ 6,30,000 रिक्वायरमेंट और यहाँ पर 5,30,000। सो ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा, ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा, ये तो बच गया, आप समझ गए सर कि ये हमको और देना है क्योंकि हमको अर्निंग से कुछ कवर अप हो जाए। तो बचा जो बैलेंस है, बैलेंस रिक्वायरमेंट, ये कहाँ से आएगा, ये मार्केट से आएगा। और मार्केट से अगर उठाना है तो ऑब्वियसली हम हाथ बांध के तो नहीं मान सकते, सो डेफिनेटली हमको इशू करना पड़ेगा शेयर्स, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू। ठीक, अब इस केस में अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अगर इशू करना चाहते हैं तो क्या करेंगे सर, 6,30,000 को, अब डिविडेंड इज पेड में मेरा मार्केट प्राइस कितना हुआ था, 20 से थोड़ा सा गौना हुआ था, 21 हुआ था। सो 21 से डिवाइडेड कर दो, क्योंकि अभी 20 से तो डिवाइडेड नहीं कर सकते क्योंकि 20 तो अब रहा नहीं, 20 से अभी 21 हो गया, इसका देखो कितना होगा, 6,30,000 डिवाइडेड 21 तो आ रहा है 30,000, मगर 30,000 वर्ड 30,000 शेयर्स का बात चल रहा है। और इस केस में कितना हमको शेयर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5,30,000 डिवाइडेड, इस केस में मेरा मार्केट प्राइस कितना आया था 22, क्योंकि हमको डिविडेंड नहीं देना था तो मार्केट प्राइस और भी हाई हो गया था, तो डिवाइडेड 22 ना आया, देख लो 5,30,000 डिवाइडेड 22 अप्रॉक्स आएगा डेफिनेटली, हाँ आ गया, तो 24,009 जीरो करते रहे, 0.9 है तो हम और एक बढ़ा के अप्रॉक्स को और नहीं बढ़ा रहे, ठीक है ना, ऐसे ही अप्रॉक्स आ ही चुका है तो अप्रॉक्स का होगा ही, यानी कि इस केस में हमको ज्यादा शेयर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मेरा मार्केट प्राइस कम है तो हम शेयर ज्यादा इशू कर सकते हैं। और दूसरा और एक कॉजेज है कि मुझको अमाउंट भी ज्यादा चाहिए यहाँ पर नेट रिक्वायरमेंट में, इस केस में थोड़ा सा कम चाहिए और मार्केट प्राइस हाई है तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स भी थोड़ा सा कम इशू करना पड़ेगा, क्योंकि डर भी तो ये लगता है कि मार्केट प्राइस अगर हाई हो गया और हम नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा छोड़ दिए तो मेरा रिकवर होगा कि नहीं। ठीक, तो ये चीज को अगर हम लोग, ये हो गया मेरा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये चीज को अगर हम लोग बुक फॉर्मूला से करेंगे, जो बुक्स में है वो फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे होगा, हम लोग निकाल रहे हैं क्या सर, n निकाल रहे हैं, यानी कि n1 निकाल रहे क्योंकि n0 तो था ही मेरे पास। तो अब फॉर्मूला को थोड़ा सा देखो, पहले क्या है इन्वेस्टमेंट, सो आगे लिख लो माइनस हुआ ना लेस, अब ई था, ई मतलब सरनिंग, ई से मुझको क्या लेस करना पड़ा सर, डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या मुझको अमाउंट 1 लाख दे दिया था, नहीं सर, हमने क्या किया, डिविडेंड डीपीएस मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स किए, डीपीएस मतलब हो गया डिविडेंड पर शेयर्स मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स किए, तो यहां पर माइनस D1 के साथ N0 को मल्टीप्लाई हो रहा है, N0 मतलब होता है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, N0 का ही था ना, 1 लाख से ही तो मार्केट प्राइस 1 लाख से ही तो मल्टीप्लाई किए थे, तो ये मेरा इसके साथ ये लेस हो रहा है, यानी कि इसको ब्रैकेट कर दो, I माइनस E ब्रैकेट में E माइनस DN हो गया, डिवाइडेड किससे हम लोग डिवाइडेड किए थे, मार्केट प्राइस से, न्यू मार्केट प्राइस से, तो वो न्यू मार्केट प्राइस क्या था, PI। अब ये इसको फॉर्मूला वाइज देख लो, तुम लोग कर लो, यानी कि यहाँ पर 6,80,000 लिखोगे, माइनस ये कितना था सर 1.5 लाख, माइनस डी कितना था सर 1, मल्टीप्लाई एन कितना था 1 लाख, डिवाइडेड कितना था
इस केस में 21, इस केस में 22, दोनों अलग अलग फॉर्मूला से, मतलब एक ही फॉर्मूला से दो बार करना पड़ेगा, हम एक ही बार दिखा रहे हैं। तो डिवाइडेड 21 करके देख लो, 30,000 ही आएगा ना, 30,000 ही आएगा, क्योंकि यही लॉजिक से तो हुआ। सो फॉर्मूला बाद में बना, एक्चुअली बात तुम लोग समझो, फॉर्मूला हम लोग रट्टा कर लेते हैं, फॉर्मूला को पढ़ के चल जाते हैं, मगर फॉर्मूला पहले नहीं बना, पहले लॉजिक बना। लॉजिक ये है कि हमको नीड रिक्वायरमेंट चाहिए, फिर इसको निकालने के लिए, इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको 5 शेयर से डिवाइडेड करना पड़ा। दैट इज अ सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक हो ही नहीं सकता कि हम फॉर्मूला को याद करके चल गया, फॉर्मूला ऐसे बन गया क्यों, ये मैंने तो बहुत बड़ा गुना कर दिया, इतना सारा फॉर्मूला बना दिया, तीन तीन फॉर्मूला, कोई कोई तो एक फॉर्मूला बनाता है, ये तो तीन तीन फॉर्मूला बना दिया, ऐसा बात नहीं है, लॉजिक है, ठीक है ना। चलो, और इस केस को भी ये फॉर्मूला से करके देख लेना घर पे, 24,090 ही आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा केस को हम लोग बनाना चाहेंगे। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है वैल्यू ऑफ फर्म, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, और इसमें ही हम लोग का मेन सम्स का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन क्या था? वैल्यू ऑफ फर्म। थर्ड पॉइंट जो हम लोग एमएम में निकालते हैं वो है वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग को कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग निकालते हैं, देखो हम लोग का बुक में भी एक बात था, the current market value of the firm V was 20 lakh and number of shares नहीं था, 5 शेयर्स दे दिया था 20। तो हम लोग क्या किए थे कि कैपिटल को 5 शेयर से डिवाइडेड करके 1 लाख बनाए थे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दिए थे। तो सर आप क्या बोलने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई ऑफ पी। हाँ, यही होता है। तो यानी कि सर आप अगर फॉर्मूला के हिसाब से बोलेंगे तो n मल्टीप्लाई ऑफ p, ये मेरा वैल्यू ऑफ फर्म। हाँ, मगर इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये अप्रोच गॉर्डन के लिए, ऑल्टर का सम्स के लिए हम लोग का सही है, एमएम के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी था ना, मेरे पास डी आई था, मेरे पास ई था, तो वो भी तो निकालना है, मतलब उसको भी तो इफेक्टेड करना है। तो ये फॉर्मूला ऐसे होगा n0 प्लस n1 मल्टीप्लाई ऑफ p। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास पुराना शेयर्स भी है 1 लाख, और नया शेयर्स भी तो इशू किए 24,000 एंड 24,090 एंड आल्सो 30,000, दो केस में अलग अलग, सही है ना। तो डेफिनेटली हमको दोनों का नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए ना, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स नहीं था, तो सर गॉर्डन में क्यों नहीं निकाले, ऑल्टर में क्यों नहीं? क्योंकि गॉर्डन और ऑल्टर में हम लोग का कोई फॉर्मूला नहीं था कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले और कौन सा फॉर्मूला से, क्योंकि वो लोग नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं किया, वो लोग खाली डिविडेंड पे आउट और मार्केट प्राइस के ऊपर ही बात किया। और ये दो बंदा मॉरिग्लानी एंड मिलान, ये दोनों पूरा चीज के ऊपर बात किया, डिविडेंड के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर एंड आल्सो वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। मगर इसमें भी थोड़ा सा बात है सर, अभी भी बात है। हाँ, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस होके आएगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स, जो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें तो इम्पैक्ट था ना अर्निंग का एंड इन्वेस्टमेंट का, वैसे ही तो निकाले थे कैलकुलेट, तो वहां से हम लोग को ये सब हटा देना होगा, हटा देना पड़ेगा। कैसे सर? देख लो, आई को हटा देना पड़ेगा एंड ऑल्सो ई को भी हटा देना पड़ेगा, ठीक, ओके। अब हम लोग को दो केस में करना है, दो केस मतलब होता है हम लोग के पास जो डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड इज नॉट पेड। तो डिविडेंड इज पेड and dividend is not paid, ये दो केस में होगा। तो यहां पर कितना था? n0 is 1 लाख प्लस n1 कितना आया था सर? 30,000। इस केस में देख लो तुम लोग के पास होगा, तो 30,000 मल्टीप्लाई इस केस में मार्केट प्राइस कितना आया था सर? 21।
एकदम पहले में निकाले थे, माइनस 6,80,000, ठीक, माइनस, क्योंकि हम लोग बैक कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज किए थे 50,000, ठीक है ना। यानी कि ये अप्रोच में हम लोग को ये समझना है कि डिविडेंड हम लोग दो केस में दे। तो देखो कितना आ रहा है, 1,30,000 मल्टीप्लाई ऑफ 21 माइनस 6,80,000 माइनस 50, 20 लाख आ रहा है। इस केस में भी 20 लाख आना चाहिए, मगर पहले ही बोलते हैं कि कुछ डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस का बात है कि इस केस में जो नंबर ऑफ शेयर्स आया था वो 24,090 अप्रॉक्स तो पहले से ही था। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लाख में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, पुराना नंबर ऑफ शेयर्स प्लस 24,090 मल्टीप्लाई ऑफ, इस केस में कितना आया था डी 22, तो मल्टीप्लाई ऑफ 22 माइनस 6,80,000 माइनस 50। सर यहाँ पर भी 52, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये अर्निंग को हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं। सर डिविडेंड इज नॉट पेड है, तो डिविडेंड कैसे दे रहे हैं? देखो जब हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म करते हैं तो जितना भी हमको खर्चा है वो सब कुछ निकाल के देना पड़ता है, तो खर्चा तो मुझको डी के ऊपर भी निकालना पड़ रहा है। यानी कि इस केस में क्या होगा, 1,24,090 मल्टीप्लाई ऑफ 22 माइनस 6,80,000 और फिर माइनस 50,000, यानी कि आ रहा है 19,99,980। कितने का डिफरेंस है? 20 का। अगर 20 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 20 लाख। सर ऐसे ही 20 ऐड कर देंगे, अप्रॉक्स है भाई, 20 लाख में 20 रुपए का डिफरेंस नहीं देखा जाता है। सिंपल बात है ना कि अप्रॉक्स हो सकता है, और अप्रॉक्स होने ही चाहिए था, 24,000 अप्रॉक्सली था। अगर हम लोग इसको फॉर्मूला वाइज देखते हैं, फॉर्मूला वाइज, तो फॉर्मूला वाइज हम लोग का क्या आएगा, v इक्वल्स टू n0 प्लस n1 मल्टीप्लाई ऑफ पी आई माइनस आई प्लस ई। यहां पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग नीचे से बैक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, डिवाइडेड 1 प्लस के ई। यानी कि ये जो फॉर्मूला बना, ये तीनों दो, बाकी जो दो फॉर्मूला था वो दो फॉर्मूला को पूरा मिक्सचर करके एक फॉर्मूला बन गया। मतलब इसमें देखो वो जो हम लोग मार्केट प्राइस निकाले थे P0 जो बुक वाला फॉर्मूला था, P0 D1 प्लस P डैश डिवाइडेड 1 प्लस के ई, ठीक है ना। और फिर जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे उसका फॉर्मूला क्या था, I माइनस E माइनस ND1 डिवाइडेड P1, सही। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर दो फॉर्मूला को एक साथ ज्वाइन किया जाता है तो यहाँ पर P1 कट जाएगा, सही, D1 भी कट जाएगा, तो रह जाएगा क्या, I E N1 तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पर इफेक्टेड है, एंड N0 ऑल्सो पूरा वही रहेगा, एंड डिवाइडेड 1 प्लस के ई भी रहेगा। तो ये दो फॉर्मूला को मिक्सचर करके ये फॉर्मूला बना। अगर कोई फॉर्मूला को तुम लोग घर में भी बैठ के देख सकते हो, काटाकुटी कर सकते हो, तो उसमें भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अब देख लो कैलकुलेशंस करके हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये तो इजी अमाउंट आया था, तो इसमें क्या था, 1 लाख प्लस 24,090 मल्टीप्लाई ऑफ 22 माइनस आई था 6,80,000 प्लस ई था 1,50,000। यहाँ पर ई होगा 1,50,000,
क्योंकि यहाँ से देख सकते हो कि डी कट चुका है, तो ई ही खाली बच गया। और हम लोग जब ये वाला फॉर्मूला किए, इसमें हम लोग मतलब जो नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल दिखा है, इसमें हम लोग को डी को अफेक्ट करना था। ओ डिवाइडेड 1 प्लस 0.1 के ही था 10%, तो 1,24,000, हाँ 24,090 मल्टीप्लाई ऑफ 22 माइनस 6,80,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड 1.1। सो आंसर है 19,99,981। मतलब डिवाइडेड करने से और 1 रुपये कम हो गया, 19 रुपये का भी फर्क हो गया। अभी यहाँ पर 20 रुपीज का। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दैट नॉट अ बिग डील। हम बार बार बोल रहे हैं कि अप्रॉक्स 2-3 रुपये 4 रुपये जब हम लोग 1000 का निकालते हैं तो उसमें उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, अवॉइड करते हैं। और ये तो लाखों करोड़ का है, सो ऑब्वियसली 20-30 रुपये का तो फर्क आ ही सकता है क्योंकि अप्रॉक्स था, ठीक है। तो ये हम खाली दिखाना चाहते थे कि एक ही सम्स में तीनों क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और तुम लोग कोई भी सम्स कर लो एमएम मॉडल का, कहीं पे भी कोई भी बुक से कोई भी जगह से तुम लोग कलेक्शंस करके देख सकते हो। ये तीनों के ऊपर छोड़ के, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो हम लोग अभी लिखे थे, ये इंफॉर्मेशन छोड़ के तुम लोग को और कोई सम्स में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, इतना एश्योरेंस हम दे सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि तुम लोग जो सम्स दिखाए तीनों को ही हम दिखा दिए, 1, 2, 3 का मार्केट प्राइस, फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू एंड वैल्यू ऑफ फर्म, जो मेन क्वेश्चन था। तो इसका आंसर भी हम दिखा दिए कि ये बोथ आंसर सेम ही आता है, मतलब डिविडेंड इज पेड और नॉट पेड इज नॉट अफेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चंस था और आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। दूसरी बात है कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।